Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with editorial discussion for 31st of March. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, आज के द हिंदू के अंदर दो काफी अच्छे एडिटोरियल्स आए हुए हैं। द फर्स्ट टॉक्स अबाउट द इंडियाज फूड रिस्पॉन्सेज, किस तरीके से इंडिया ग्लोबल लेवल पे जितना भी हंगर का क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फूड का जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह है वो सब प्रोवाइड कर रही है। एंड हाउ कैन वी लिंक दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टू वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट शॉर्ट में आप समझिए। इसका मतलब होता है दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली। Now, if world is one family, so we need to take care of each other, right? So इंडिया को यहाँ पर सिर्फ इंडियंस के बारे में नहीं सोचना है, बट इंडिया को यहाँ पर अगर बाकी जगहों पर किसी भी टाइप का कोई भी क्राइसिस चल रहा है, हर एक को सॉल्व करने के लिए वहां पर रिस्पॉन्सेस लेने हैं, कुछ भी यहाँ पर स्टेप्स वगैरह लेने हैं। इसी चीज को बोला जाता है वासुदेव कुटुंबकम, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर इंडिया अपना फूड रिस्पॉन्स बना रहा है। सबसे पहले तो हम इस चीज को लिंक करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड विल टॉक अबाउट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस चीज के बारे में हमने काफी डिटेल में और बहुत बार बात की हुई है, बट आज हम माइक्रो लेवल पे, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस राइट नाउ आया हुआ है वो आया क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड हाउ कैन दीज थिंग बी सॉल्व्ड। क्या फ्यूचर के अंदर आईएमएफ के पास जाने से श्रीलंका का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या फिर जो पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए गए श्रीलंका के अंदर, कौन कौन से डिसीजंस उसमें से ऐसे थे जो कि इनके इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं थे, और उस पर्टिकुलर डिसीजन को कोई भी दूसरी कंट्री ना ले। इस चीज के लिए इनकी गलतियों से सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड दैट टू इन वेरी माइक्रो एंड डिटेल फॉर्मेट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के फूड रिस्पॉन्स के बारे में और किस तरीके से हम इसे लिंक कर सकते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट नाउ हम जानते हैं वी हैव कोविड पैंडेमिक, वी हैव डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया यूक्रेन, वी हैव गरीबी, बहुत सारा इनइक्वालिटी। इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लोबल हंगर है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो हंगर यानी कि भूखमरी का जो प्रॉब्लम है, दैट इज ऑन द राइज, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। नाउ इट इज बीइंग सेड दैट वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में देयर आर मोर देन देयर आर मोर देन मिलियंस पीपल जो कि राइट नाउ हंगर के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब जिनके पास खाने को एडिक्वेट खाना नहीं है। पहली बात तो हंगर है, और सेकंड चीज, जिसके पास हंगर है भी उनके पास एडिक्वेट फूड नहीं है, मतलब कि इवन इफ सम पीपल आर गेटिंग फूड दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फूड। उसके कारण क्या हो रहा है, उनके बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट। यहाँ पे 2015 में देयर वाज एक पॉलिसी साइन की गई थी जिसे कहते हैं एसडीजी। नाउ व्हाट डज एसडीजी मींस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ इट वाज डिसाइडेड इन 2015 दैट बाय 2030, यानी कि अगले 15 सालों के अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ गोल्स को कंप्लीट करना है। टोटल ऑफ 17 गोल्स वर डिसाइडेड, और डिसाइड किया गया था कि उनमें सबसे ज्यादा हम जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह उनको हम सॉल्व करके मतलब उससे हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। नो फर्स्ट जो यहाँ पर गोल था दैट टॉक्स अबाउट द पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के बारे में बात करता है। सेकंड टॉक्स अबाउट द हंगर। सो हंगर क्राइसिस को पूरी तरीके से फिनिश करना है 2030 तक, ये हमारा मेन एम है। ठीक है, सो 2015 के अंदर वी डिसाइडेड कि हम हंगर को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, यानी कि लोग भूखा ना सोए, लोग भूखे ना सोए, इस चीज को इंश्योर करना है बाय 2030। बट व्हाट हैपेंड, देखिए 2015 के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर हंगर क्राइसिस से झूल रहे थे, मतलब जूझ रहे थे, वो चीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई राइट नाउ। मतलब कि हमें इस चीज को रिड्यूस करना था, 2015 के बाद से रिड्यूस करना था, बट ये उल्टा और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। Yes, the factors have been COVID and the factors have been Russia-Ukraine war, but the point is कि it is immensely increasing, ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप रिसेंट डेटा भी देखेंगे तो 2014 में देखिए, 2014 के अंदर अराउंड 600 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि हंगर से मतलब जो हंगर को फेस कर रहे थे, 600 मिलियन पीपल। एंड राइट नाउ 2019 का जो रिसेंट डेटा हमारे पास है उसके अनुसार ऑलमोस्ट 650 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हंगर्स को फेस कर रहे हैं। दैट इज 43 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू आज से 5 साल अगर हम पहले देखेंगे। The point is we are trying to reduce hunger, but यहाँ पर हंगर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। Now what are the policy imperatives, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी सही से नहीं हुई है जिसके कारण ये हंगर क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है। Now let's try to कोरिलेट पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद हंगर का क्या प्रॉब्लम था। देखिए, हंगर जो हंगर का जो इशू है वो पैंडेमिक से जस्ट पहले 135 मिलियन पीपल को डायरेक्टली सफर कर रहा था। बट राइट नाउ स्टार्वेशन, यानी कि जो भूखमरी का जो प्रॉब्लम है, इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड टू ऑलमोस्ट 270 मिलियन आफ्टर द पैंडेमिक पीरियड। मतलब कि पैंडेमिक से पहले देयर वर 135 मिलियन पीपल हु डिड नॉट हैड एडिक्वेट फूड टू ईट, बट राइट नाउ द नंबर इज 270 मिलियन और द प्रॉब्लम हैज इंक्रीज्ड ऑल द मोर। राइट, अब यहाँ पर लेट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम मींस अर्थ इज वन फैमिली। इसका मतलब है हमारी पूरी धरती जो है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, दैट इज एक्चुअली वन सिंगल फैमिली। और इस पर्टिकुलर जो ये हमारा जो ये सोच है, यानी कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, इसको काफी ह्यूज रेलिवेंस मिला है इन द लास्ट 75 ईयर्स और सो। इसके कारण हमारी जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने इस चीज को भी काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया है और डिफरेंट क्राइसिस वगैरह में इस चीज को अडॉप्ट करके एक पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल फैमिली की तरह ट्रीट किया गया है। Now let's break this word. वासुदेव का मतलब होता है, वसुदेव में there is the first word is वासुधा।
वसुधा मीन्स अर्थ, सो अर्थ का मीन्स है कि डिफरेंट नेशंस, नेशंस जो है वो भले ही डिफरेंट हो बट ऑल दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल अर्थ। सो वो सब के सब एक सिंगल ह्यूमैनिटी का पार्ट है, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ह्यूमैनिटी एंड दैट इज व्हाई एवरीवन नीड्स टू वर्क फॉर ईच अदर। 2014 के अंदर भी यूएन जनरल असेंबली में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करता है और उसके अंदर इंडिया का जो मेन फोकस है दैट इज नॉट जस्ट द ग्लोबल पीस, ग्लोबल कॉपरेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करना। मतलब कि अगर वर्ल्ड लेवल पे हंगर क्राइसिस बढ़ा हुआ है या फिर जो भी गरीबी वगैरह है वो सब चीजें जो इंक्रीज हो रही है उस चीज को रिड्यूस करना, वो भी वसुधैव कुटुंबकम के अंदर आता है, वो भी हमारे वर्ल्ड इज वन फैमिली के कंसेप्ट के अंदर आता है एंड वी कैन नॉट लीव एनी वन इवन 1% बिहाइंड। मतलब हमें किसी एक पर्सन को भी यहां पर पीछे नहीं छोड़ना है, ये इस चीज का मेन एम है। नाउ राइट नाउ यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन के क्राइसिस को, अफगानिस्तान के क्राइसिस को और जो कोविड क्राइसिस है इन सबको अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो सिर्फ 2021 यानी कि द लास्ट ईयर में अराउंड 270 न्यू मिलियन, मतलब 270 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि न्यूली यहां पर हंगर के अंदर आके फंस गए। मतलब कि इससे पहले इनके पास खाना हुआ करता था बट बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्राइसिस, फर्स्ट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, सेकंड इज अफगानिस्तान क्राइसिस एंड थर्ड इज कोविड क्राइसिस, इन तीनों के कारण यहां पर ऑलमोस्ट 270 मिलियन पीपल दे ऑल्सो फेल इनटू द ट्रैप ऑफ हंगर एंड जो भी गरीबी वाला कंसेप्ट था इसके अंदर आके फंस गए। नाउ अभी जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके कारण फूड के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि द गरीब पीपल, द पीपल हु आर पुअर एंड हु कैन नॉट अफोर्ड डेली मील्स, उनके ऊपर प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो गया है यहाँ पर। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप नंबर्स को चेक करेंगे तो जो माल न्यूट्रिशन का लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एडिक्वेट खाना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और जो भी वो खाना मिल रहा है क्या उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। अगर तो उसके खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो डिस्पाइट ईटिंग, मतलब खाने के बावजूद उनके बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सब जा नहीं रहे हैं, उनके कारण बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन फैल जाता है। न्यूट्रिशन का माल हो रहा, माल का मतलब होना है रिड्यूस होना, ठीक है, मतलब रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो राइट नाउ ऑलमोस्ट 150 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है जिनकी हाइट छोटी होती है, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू देयर हाइट, एज कंपेयर टू देयर एज उनकी हाइट छोटी है। सेकंड, अराउंड 50 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी जो वेस्टेड है, इसका मतलब है हाइट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर एज एंड हाइट उनके वेट काफी ज्यादा छोटा है, मतलब वेट काफी ज्यादा कम है। तो ये आपने देखा 150 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी हाइट छोटी है, 50 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनका वेट कम है। इसके अलावा एवरी अदर चाइल्ड, मतलब हर दूसरा बच्चा जो है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन अडल्ट जो है वो राइट नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से यहाँ पर सफर कर रहे हैं। मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, उनके बॉडी के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो कि उनकी बॉडी को प्रॉपर्ली सेफ रख सके। दैट इज व्हाई दे आर एक्चुअली फेसिंग डिफरेंट डिजीजेस जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण हो रहे हैं। नो रिसेंटली इंडिया ने क्या किया? इंडिया हैज प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस टू अफगानिस्तान थ्रू यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका मतलब यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड WFP के बारे में आपने सुना होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू इंडिया ने काफी सारा यहाँ पर वीट वगैरह अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया है। देखिए अफगानिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 46 मिलियन पीपल, इसमें से ऑलमोस्ट 23 मिलियन पीपल यानी कि ऑलमोस्ट आधे जो है, हाफ द पॉपुलेशन है, वो ऑलमोस्ट अर्जेंट फूड असिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब उनको खाना चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो दे विल एक्चुअली लीड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसके कारण प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज को फेस करने के लिए इंडिया ने ऑलमोस्ट 50,000 मैट्रिक टन ऑफ फूड यानी कि वीट, बेसिकली गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया। अफगानिस्तान में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज जलालाबाद में प्रोवाइड किया गया थ्रू द रूट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की से लैंड रूट के थ्रू इस चीज को मतलब प्रोवाइड किया गया। 22 फरवरी को इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट यानी कि ऑलमोस्ट आधा यानी कि 25,000 मैट्रिक टन जो है इतना खाना ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। Now, just try to understand. जैसा मैंने आपको पीछे बताया, ऑलमोस्ट 23 मिलियन पीपल इन अफगानिस्तान दे आर राइट नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ हंगर, मतलब उनके पास खाने को खाना नहीं है। 2022 के आसपास, मतलब न्यू ईयर में आने के बावजूद उनके पास फूड इनसिक्योरिटी का इशू है सबसे बड़ा। अफगानिस्तान ने अभी तक जो फूड का कोई सोर्सेज था उसको अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। उसके कारण इस 23 मिलियन में से भी अराउंड 8 और 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फमाइन लाइक कंडीशंस में आ चुके हैं, मतलब उनके पास खाने को बिल्कुल भी घर नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इनमें से ही अराउंड 4.7 मिलियन ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रंस हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो कि लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, एंड दे एक्चुअली नीड न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड। देखिए बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग वुमेन्स को अगर आप न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड नहीं देंगे ना तो उनके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि इन तीनों सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होगा और उनको फूड सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोवाइड करना होगा। ये तो आप समझ गए कि देखिए टोटल 23 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि फेस कर रहे हैं। 23 में से भी अराउंड 9 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि फमाइन लाइक कंडीशंस फेस कर रहे हैं। उनमें से भी अराउंड 5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उसके कारण प्रॉब्लम ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है।
नाउ अफगानिस्तान के अंदर राइट नाउ टोटल 34 स्टेट्स एंड 34 प्रोविंसेस हैं, और एवरी सिंगल वन ऑफ देम, यानी कि सबके सब 34 के 34 जो है वो राइट नाउ क्राइसिस फेस कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली फेसिंग इमरजेंसी, जहां पर उनके पास हंगर क्राइसिस है, मतलब दे डोंट हैव इनफ फूड, अपने पॉपुलेशन को खिलाने के लिए उनके पास फूड नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि अफगानिस्तान के अंदर राइट नाउ काम कर रही है. उन्होंने अपना एक टाइप का सप्लाई चेन बना रखा है, एक अपना लॉजिस्टिक्स का इंफ्रा बना रखा है. उन्होंने ये अपना बेसिकली बहुत सारे ट्रक्स वगैरह, बहुत सारे स्टाफ वगैरह इन सब चीजों में लगा के रखे हुए हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर फूड वगैरह प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एवरी सिंगल bag of wheat that government of India is providing ना, actually हर एक bag of wheat actually is proving to be life saving, because अगर ये खाना नहीं पहुंचेगा उन तक, अफगानिस्तान तक, तो शायद वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी. वहां पर हंगर के कारण डेथ्स वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्टार्वेशन के कारण डेथ, यानी कि भूखमरी की जो हालत है वो आ जाएगी यहाँ पर. एंड वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्राइसिस एज सुन एज पॉसिबल. वी हैव 3 पैरेलल क्राइसिस राइट नाउ गोइंग ऑन. First and the foremost that has not ended is COVID-19. Second, we know Afghanistan, जो कि 15th of August last year तब से प्रॉब्लम में चल रहा है. And the third is Russia और Ukraine crisis. We have 3 parallel crises and we need to solve these things. राइट, लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान वंस अगेन. अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान का इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रहा है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो हमने उनको 50,000 मैट्रिक टन्स ऑफ व्हीट प्रोवाइड किया है. लास्ट ईयर भी जब वहां प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो हमने ऑलमोस्ट 75,000 मैट्रिक टन्स ऑफ व्हीट हमने वहां पे उस टाइम लास्ट टाइम भी प्रोवाइड किया था. और पिछले 2 साल के अंदर नॉट जस्ट अफगानिस्तान बट बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में, इन सब में जो भी कोई भी नेशनल कैलेमिटीज आई है, कोविड-19 का पैंडेमिक आया है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए इंडिया ने बहुत सारा फूड का एड वगैरह प्रोवाइड किया है टू डिफरेंट कंट्रीज. नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर इंडिया काफी सारा फूड एड प्रोवाइड कर रहा है तो इट मींस कि इंडिया को सबसे पहले तो इस चीज में सेल्फ सफिशिएंसी लानी होगी. तो यस, इंडिया हैज एक्चुअली एक टाइप का उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है. इंडिया हैज इवॉल्व इटसेल्फ. पहले इंडिया भी एक टाइप का डिपेंडिंग कंट्री था, मतलब इंडिया भी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट था. इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट द फूड ग्रेन्स. पहले इंडिया दूसरे कंट्री से अपना फूड ग्रेन्स खरीदा करता था, बट उसने उसके बाद प्रोग्रेस शो किया है फूड प्रोडक्शन के अंदर, और राइट नाउ इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है. 2020 के अंदर अगर आप रिसेंट डेटा देखते हैं, इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स इतना प्रोड्यूस किया है. और इस 300 मिलियन टन्स में 200 मिलियन टन्स तो हमारे डोमेस्टिक में यूज हो गया. इसमें से अराउंड 100 मिलियन टन्स ऐसा सीरियल्स था जिसको स्टॉक किया गया, फूड स्टॉक की तरह किया गया. अगर आप इसके अलावा देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में हमारा जो हार्वेस्ट है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, दैट हैज एक्चुअली इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 2 to 3 फोल्ड्स. हमारा हर चीज यहां पे इंक्रीज हो रहा है. अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे 2021 यानी कि लास्ट ईयर में हमने ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट को यहां पर एक्सपोर्ट किया है, एंड दैट इज एक्चुअली अ रिकॉर्ड. इंडिया ने आज तक अभी 20 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस को एक्सपोर्ट नहीं किया था, एंड दैट शोज कि इंडिया कितने फास्ट यहां पर मूव कर रहा है. तो दिस शोज कि इंडिया का जो फूड ग्रेन का सरप्लस है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से इंडिया ऐसा था. स्टार्टिंग में इंडिया एक्चुअली एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास क्रॉनिक फूड शॉर्टेज हुआ करता था. आप जानते होंगे 1947 के आसपास में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिया के हाल पे छोड़ दिया था, उस टाइम इंडिया की जो मतलब गरीबी की रेट थी वो ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा थी. दिस वॉज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट. तब से लेकर के हमने अपने आप को इवॉल्व किया है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ जर्नी जो कि हम फूड शॉर्टेज वाले कंट्री से आज हम फूड सरप्लस वाले कंट्री में हैं, और आज हम दूसरे कंट्री को यहाँ पर फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. हम एक दूसरे कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ ट्रांजिशन. और ये स्टोरी हमें समझनी होगी किस तरीके से एक ऐसी कंट्री जो कि दूसरे कंट्री से फूड एड लिया करती थी, आज दूसरे कंट्रीज को फूड एड प्रोवाइड कर रही है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल लेसन. और इस लेसन से यहाँ पर जितनी भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ये सब एक्चुअली सीख सकते हैं कि इंडिया ने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जिसके कारण इन्होंने अपने हंगर क्राइसिस को पूरी तरीके से सॉल्व किया. अगर आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, देयर वाज अ एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2013 दैट वाज कॉल्ड एज एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. और एनएफएसए जो है, उस एनएफएसए एक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स वगैरह, डिफरेंट जो स्कीम वगैरह उसको लॉन्च किया गया. जैसे कि पहला क्या गया, जो पीडीएस स्कीम था, टारगेटेड पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. देन वी हैव मिड डे मील स्कीम यहाँ पर. सो बेसिकली पीडीएस, मिड डे मील स्कीम, इसके अलावा वी हैव इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. सो बेसिकली डिफरेंट बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं. और हर एक स्कीम में जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसने एक्चुअली फूड को प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारा डिफरेंट काम किया है. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज सेड कि जो हमारा राइट नाउ जो इंडिया का जो फूड सरप्लस जो है, और जिस तरीके से हमने जो अपनी पॉपुलेशन को फूड वगैरह प्रोवाइड किया है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो श्रेय जाता है वो एनएफएसए को जाता है. ठीक है, अब देखिए हमारा जो राइट नाउ इंडिया का फूड सेफ्टी का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों से ज्यादा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है. मतलब इतने लोगों को हर साल हम खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया. सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. इंडिया के बाहर भी अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं. और अराउंड 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि इंडिया के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है राइट नाउ, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जो उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं. अब देखिए सेम चीज यहाँ पर एक बफर स्टॉक पॉलिसी होता है. समझते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन मैट्रिक टन्स का
जो सीरियल्स वगैरह था वो हमने लास्ट ईयर उसको हमने हार्वेस्ट किया था, मतलब उतना हमने उगाया था, बट उनमें से 1 मिलियन टन ऐसा था जिसको हमने एक्चुअली स्टोर कर लिया था, मतलब स्टोर करके हमने उसको फ्यूचर की तरह यूज करना स्टार्ट किया था। मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि इसका इसका फायदा क्या होता है, बफर स्टॉक का फायदा क्या होता है। देखिए, दो डिफरेंट हम सिनेरियोज को समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो दैट केम इन 2008। 2008 में आप जानते हैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बिकॉज ऑफ दैट वो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलमोस्ट 2012 तक रहता है, उसके कारण ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास जो भी मतलब जो भी उनका जो इकोनॉमी था वो पूरी तरीके से डाउन हो गया, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग फ्रांस, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री 2008 के आसपास में डाउन हुई थी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज 2008 के आसपास में इंडिया के पास जो स्कीम थी दैट वाज कॉल्ड एज टीपीडीएस, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के अंदर खुद भी काफी सारा इकोनॉमी डाउन हो गया था, बट इंडिया के पास काफी सारा जो खाना था ना वो यहाँ पे बफर में रखा गया था, मतलब स्टोर करके रखा था हमने। उसी खाने को हमने एक्चुअली अपने जो भी हमारी गरीब पॉपुलेशन थी जो कि एक्चुअली खाना डायरेक्टली परचेज नहीं कर पा रही थी, उसको हमने प्रोवाइड किया और हमने अपने जो हमारे लोग हैं उनको पॉवर्टी के रास्ते से बचाया। सिमिलरली जब कोविड-19 का पैंडेमिक आता है तो आपने रिसेंटली सुना होगा जब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट स्कीम वगैरह लॉन्च किए और उस स्कीम्स के थ्रू जो भी गरीब लोग थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया, राइस, वीट, ऑयल, सब कुछ जो भी चीजें जरूरत थी सब कुछ प्रोवाइड किया गया। तो ये शो करता है कि जो बफर्स होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हमारे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो कोविड के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम एक स्कीम लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है और ऑलमोस्ट 800 मिलियन ऐसे बेनिफिशियरीज जो कि पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हुआ करते थे, सबको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग द कोविड-19। नाउ कोविड-19 इंक्रीज हुआ बट इसको फिर से इंक्रीज कर दिया गया, अगले 6 महीने के लिए फिर से इंक्रीज कर दिया गया है अप टू सितंबर 2022। इसका मतलब है ऑलमोस्ट अप्रैल या मई 2020 में ये स्टार्ट हुआ था और अप टू 2022 ऑलमोस्ट 2 साल से हम लगातार जितने भी हमारे बीपीएल यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस शोज द काइंड ऑफ बफर स्टॉक दैट इंडिया हैज, राइट। अगर हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को काफी सारे क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट द पॉइंट इज कि एट द सेम साइड अगर हम उसका प्रोज देखते हैं तो दे आर एक्चुअली आल्सो डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, राइट। ओके, अभी राइट नाउ अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हम 2.6 ट्रिलियन इतने से ज्यादा का वैल्यू का जो खाना है उसको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह प्रोवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ने सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं बट आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को भी, डिफरेंट कंट्रीज को भी, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन सब कंट्रीज को भी काफी सारे फूड इमरजेंसीज में हेल्प किए हैं और दिस मस्ट कंटिन्यू। मतलब ये चीज हमेशा होती रहना चाहिए बिकॉज इंडिया का जो ये चीज है, मतलब इंडिया का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो यहाँ पे कंसेप्ट है दैट इज एक्चुअली वेरी गुड कि वो पूरे सिर्फ इंडियंस को नहीं बट पूरे वर्ल्ड को अपने एक सिंगल फैमिली की तरह लेके चलता है और हर एक को उनके क्राइसिस के पीरियड में हेल्प करने की कोशिश करता है। जैसे अफगानिस्तान का हमने एग्जांपल देख लिया, लेट्स वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 23 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि राइट नाउ फूड के क्राइसिस से झेल रहे हैं, राइट। और ऑलमोस्ट माना जाता है कि 95% ऐसे से अफगानिस्तान ऐसे हैं, मतलब अफगानी लोग ऐसे हैं जो जिनके पास इनसफिशिएंट फूड है, मतलब उनके पास प्रॉपर फूड नहीं है। ऑलमोस्ट 100% ऐसी वुमेन्स हैं जिनके पास जिनको प्रॉपर एडिक्वेट खाना वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इन सबको एक्चुअली इंडिया का जो फूड एड है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द 66% ऐसे हैं अफगानिस्तान के अंदर लोग जो कि ऑलमोस्ट अब डेस्परेट हो गए, उनके पास खाना नहीं है तो डेस्परेट कोपिंग मेजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। आपने न्यूज देखा होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर अफगानिस्तानी जो फैमिलीज वगैरह हैं वो लोग अपनी बेटियों को बेच दे रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेलिंग ऑफ देयर डॉटर्स। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पर डॉटर्स को बेच देना, दे आर एक्चुअली सेलिंग देयर सन्स टू डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, ताकि बदले में पैसा मिलेगा तो 2 वक्त की रोटी खाएंगे। मतलब इस तरीके का डेस्परेशन वहां पर आ चुका है। इस टाइप में हमें इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ लीडर को यहाँ पर स्टेप अप करना होगा। यहाँ पर डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस को और ज्यादा स्टेप अप करना होगा। बिकॉज देखिए, आज अगर आप फूड प्रोवाइड करेंगे ना तो यू आर एक्चुअली सेविंग अ लॉट ऑफ लाइव्स, यू आर एक्चुअली सेविंग अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि हो सकता है या तो भुखमरी में फंस जाएंगे, या तो गरीबी में फंस जाएंगे, हंगर में फंस जाएंगे, या फिर वो आगे जाकर टेररिस्ट मतलब बन जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, और वहां पर ग्लोबल पीस तो खतरा हो जाएगा। सो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू फूड एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्लोबल पीस आल्सो, राइट। सो इनडायरेक्टली आप चाहे तो इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। Apart from this, one thing that also needs to be understood is hunger और food security। देखिए, ऐसी कंसेप्ट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री मिलकर सॉल्व कर सकती है। This thing can be solved at a global level। ग्लोबल कम्युनिटी, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट जो भी एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको यहाँ पर साथ में आना होगा, सब साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंटली सिप्री नाम की एक बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि अगर हमें वर्ल्ड पीस को कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या कर सकता है। तो उन्होंने बोला 4 डिफरेंट एरियाज ढूंढे जहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट इज सोशल लेवल पे कोहेजन कॉज कर सकता है। कोहेजन का मतलब होता है बॉन्डिंग, ठीक है। तो सोशल बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए, आज अगर इंडिया जो है अफगानिस्तान को काफी सारा खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में आपस में काफी बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो दोनों का बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। सेकंड चीज, सिटीजन और स्टेट के बीच का जो लिंक है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। नाउ राइट नाउ इंडिया के लोग
दे आर एक्चुअली बीइंग प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अफगानिस्तान की गवर्नमेंट. सो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों के बीच में, बिकॉज इंडियन जो लोग हैं दे आर एक्चुअली बीइंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट दे हैव डिसाइडेड टू हेल्प अफगानिस्तान, राइट. तो यहाँ पर जो सिटीजन और स्टेट के बीच में जो बॉन्डिंग वो भी इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज वगैरह जो अफगानिस्तान के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है, जिनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा, तो उनके ग्रीवांसेस भी सॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में उनको खाना वगैरह मिल रहा है, राइट. तो ये सब चीजें शो करता है किस तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो आगे बढ़कर स्टेप्स ले सकता है. आप जानते हैं अगर होंगे 2020 के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, बिकॉज बहुत सारे हंगर और क्राइसिस के सिचुएशन में भी उन्होंने अपने रोल को छोड़ा नहीं. उन्होंने मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड वगैरह प्रोवाइड किया था और उसके कारण काफी जगहों पर पीस को उन्होंने मेंटेन किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे एक्चुअली गॉट वर्ल्ड मतलब नोबेल पीस प्राइज इन 2020. अब देखिए इंडिया की बात करते हैं. इंडिया ने यहाँ पे काफी सारा प्रोग्रेस किया है इन एड्रेसिंग द हंगर, माल न्यूट्रिशन, जितनी प्रॉब्लम्स हैं इन सब चीजों को लेकर, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक्सेस के मतलब कराना, मतलब खाना वगैरह प्रोवाइड करना, इंक्लूजन करना, मतलब जो बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास खाना वगैरह नहीं था उनको भी इस सिस्टम के अंदर लेके आना, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चीजें शो करता है. और पिछले 5 दशकों से मतलब ऑलमोस्ट 50 साल से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया के साथ काम कर रही है साथ मिलकर, और इंडिया पिछले 50 साल से लगातार फूड गेन्स प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि उन तक खाना वगैरह पहुंच सके. अब द पॉइंट इज कि कैन इंडिया डू मोर? Yes, definitely. There is always and every time a room for improvement. इंडिया और भी ज्यादा कुछ कर सकती है, और इंडिया ऐसा कुछ कर भी रही है, काफी कुछ कर भी रही है. इंडिया ने ऑलरेडी यूक्रेन को हेल्प कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है, अफगानिस्तान को हेल्प कर रही है, राइट. ऑलमोस्ट हर एक चीज को इंडिया हेल्प कर रही है. जो जीरो हंगर का जो कंसेप्ट था हमारा, जो एसडीजी नंबर 2 है, उस चीज को भी सॉल्व करने के लिए इंडिया काफी ज्यादा स्टेप्स वगैरह ले रही है. बस इस चीज को हल्का सा और स्टेप अप करने की जरूरत है, एंड द प्रॉब्लम कैन बी ओवरऑल सॉल्व. अब देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है. वो इंडिया के साथ सपोर्ट लेकर के, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दोनों साथ में मिलकर पूरे वर्ल्ड के जितने भी फूड इमरजेंसीज हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज हैं, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. और दे आर डूइंग सो विद द कंसेप्ट इन माइंड ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस इज अ ब्रिलियंटली रिटन आर्टिकल. बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंशन किया गया है. ऑल द पॉइंट्स आर इन वेरी मच ऑर्डर, बहुत ही ऑर्डर में हर चीजों को समझाया हुआ है. तो आई होप आपको हर चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस. हम उसको मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे एंड विल ट्राई टू डिस्कस अपॉन इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहां हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग. एक्सप्लेन मतलब माइक्रो लेवल पे जाकर के क्या क्या एक्जैक्टली प्रॉब्लम्स है, हर चीज को मैं यहाँ पर डील करेंगे, समझेंगे क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ मैक्रो लेवल, मतलब कि लार्जर लेवल पे एक्जैक्टली मेन प्रॉब्लम क्या है इस क्राइसिस का. श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस हुई है उसका सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आया. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. देखिए हर एक कंट्री जो होती है कुछ सामान खरीदती है, उसे कहते हैं इंपोर्ट करना. कुछ सामान बेचती है, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना. तो सामान खरीदती है तो पैसे देने पड़ते हैं, राइट, पैसे बाहर जाते हैं. सामान एक्सपोर्ट करती है तो पैसे अंदर आते हैं. इसी सब चीजों का जो फाइनल ब्यौरा होता है एक साल के बाद में, कितना आपने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा आया, कितना गवर्नमेंट के पास पैसा गया, इन सब चीजों को अगर आप ऐड कर दो और एक फाइनल लिस्ट बनाओ, एक फाइनल आप पेपर पे लिस्ट बनाओ कि अल्टीमेटली मतलब सामान इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट के पास टैक्सेस इंक्लूड करके सब्सिडीज देके हर चीज को इंक्लूड करके फाइनल आपके पास नेट गेन हुआ या फिर नेट लॉस हुआ है. मतलब आपके पास जितना पैसा था आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिया या फिर उसने मतलब आपने उसमें से कुछ पैसा बचा लिया. ये सब चीजों को कहते हैं यहाँ पर कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर, जहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, जहां पर इंपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एक्सपोर्ट यहाँ पे पूरी तरीके से रिड्यूस हो गया है. उसके कारण क्या है, पैसा इनका बाहर जा रहा है बट पैसा कुछ अंदर नहीं आ रहा है. दैट इज वाई इनका जितना भी है वो सबका सब नेट लॉस के अंदर जा रहा है. ठीक है, एंड दैट इज वाई प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, आपने सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में. हर एक कंट्री का अपना खुद का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है. इसका सीधा सा मतलब ये है, शॉर्ट टर्म में समझिए, जैसे भारत है, इंडिया है, तो इंडिया के पास अपना खुद का इंडियन रुपीज है. इंडियन रुपीस के अलावा इंडिया ने अपने फॉरेन रिजर्व्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट और भी बहुत सारे करेंसीज रखे हुए हैं, जैसे कि डॉलर्स हो गए, जैसे गोल्ड बार्स हो गए, आईएमएफ की करेंसी हो गई, राइट. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज वगैरह रखते हैं ताकि कल को अगर हमारे रुपीस पे कोई प्रॉब्लम है तो हम बाकी करेंसीज को यूज करके अपना सामान वगैरह खरीद सके, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को. नाउ अभी जब इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, उसके कारण क्या है, अगर किसी भी चीज को इनको इंपोर्ट भी करना है तो वो सब चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं. तो जिस तरीके से हमारे पास डॉलर्स है, गोल्ड बार्स है, उनके पास डॉलर्स और गोल्ड बार बचे नहीं है. उसके कारण उनके खुद की जो करेंसी है वो तो डाउन हो ही रही है, बट उनके पास कोई साइड में कोई दूसरी करेंसी रखी हुई नहीं है जिसको यूज करके वो सामान खरीद सके. नाउ लेट्स ट्राई टू रिवाइव थिंग, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या है.
सबसे पहली बात इसका रूट्स तो देखिए डायरेक्टली जो कॉलोनियलिज्म था उस टाइम जाते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को भी कैप्चर किया हुआ था उस टाइम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। बट एक्चुअली मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ पर 21st सेंचुरी में। अब जानते होंगे एलटीटी का जो इशू हुआ था 1990s के आसपास में, श्रीलंका के अंदर काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। उसके कारण जो पोस्ट वॉर डेवलपमेंटल पाथवे था जो कि श्रीलंका के अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब जो लीडर्स वगैरह थे उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स नहीं लिए थे, उसके कारण इशूज आ गए। उन्हीं स्टेप्स को मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। 21st सेंचुरी का टाइम था। 21st सेंचुरी के टाइम में माना जाता है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीजें जो होती थी, सबसे ज्यादा जो चीजें वो लोग बाहर बेचते थे, वो 3 चीजें थी। फर्स्ट इज टी यानी कि चाय, सब जो रबर हो गया, एंड गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये तीनों ही श्रीलंका की बहुत ही स्ट्रांग है। ऑलराइट, देखिए अब जो हम श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली हमारे काम का नहीं है, बट इनडायरेक्टली हमारे बहुत काम का है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नेबरहुड पॉलिसी के अंदर श्रीलंका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी श्रीलंका कहीं ना कहीं आता है हमारे, ठीक है। हमारा जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम का जो बॉडी है उसके अंदर भी हमारे आता है। हमारे मतलब बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर श्रीलंका आता है। सो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि श्रीलंका के अंदर चल रहा है, वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इंडिया को डेफिनेटली इंपैक्ट कर रहा है। और आप जानते हैं कि इंडिया लगातार लगा हुआ है श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज व्हाई यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्राइसिस, एंड नॉट एट अ मैक्रो लेवल बट एट अ माइक्रो लेवल। आपको बस इसको एक स्टोरी की तरह समझना है, ठीक है। जो डोंट राइट एनीथिंग डाउन, डोंट आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि कब क्या हुआ था, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू थिंक अपॉन इट कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ और ऐसा क्या गलत हुआ जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप एक स्टोरी फॉर्म में समझिए। ऑलराइट, तो देखिए होता यह है कि जो भी उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह थे, जिसके थ्रू वो लोग अलग अलग सामान वगैरह खरीदा करते थे, वो सब लगातार रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज उन्होंने कुछ असेंशियल चीजों को खरीदा, जैसे कि फूड वगैरह को खरीदा। उसके कारण जो बाकी चीजें हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, टूरिज्म के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, ये सब चीजें आनी बंद हो गई। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, यहां पर देखा जाता है कि 2009 तक ये ऑलमोस्ट 26 ईयर एक लॉन्ग वॉर में फंसे हुए थे। 1990 से ऑलमोस्ट एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जिसके कारण उनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। और माना जा रहा था कि 2009 के बाद जब ये चीज खत्म हुई, जब ये वॉर खत्म हुआ, तो माना जा रहा था कि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है श्रीलंका का, वो फिर से रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। और 2009 के जस्ट बाद जैसे ही वॉर खत्म होता है श्रीलंका के अंदर, जो सिविल वॉर चल रहा था, जैसे वो खत्म होता है, वैसे ही श्रीलंका के अंदर डिमांड इंक्रीज भी होती है। अब डिमांड इतनी अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है कि जो वहां का जो प्रोडक्शन था वो भी काफी इंक्रीज होता है, जो वहां के इंपोर्ट्स वगैरह थे वो भी काफी इंक्रीज होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी, इट एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 8 to 9% ऑलमोस्ट। मतलब कि डिमांड इतनी अच्छे से इंक्रीज हो गई कि ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास में स्पीड से श्रीलंका ग्रो करना स्टार्ट करता है 2009 से लेकर के 2012 तक, मतलब 3 साल तक। बट जैसे 2012 खत्म होता है, 2013 स्टार्ट होता है, तब से क्या होता है, अगेन फिर से ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाता है और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं श्रीलंका के। उसके कारण फिर से एक बार इकोनॉमी श्रीलंका की डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर से वहां की प्रॉब्लम जो है फिर से इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए 2013 के बाद माना जाता है कि जो 8 से 9% के आसपास में ग्रो कर रहे थे पहले ना, वो ऑलमोस्ट आधे पे आ गए, मतलब 4% के आसपास में आ गए, इतने ज्यादा रिड्यूस हो गए। अब उस टाइम एक डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसे कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज। में क्या होता है, जो भी चीजें हो रही है उसके अगेंस्ट में काम करो। तो अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब या फिर अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए काम करो, अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए काम करो। इसे कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। बट इस चीज को यहाँ पर रूल आउट कर दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि ऑल्दो हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, हमारा ग्रोथ यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसके अगर हम इसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई यहां पर श्रीलंका ने डिसाइड किया कि हम काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नहीं लेंगे, हम यहां पर आईएमएफ के पास जाएंगे, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएंगे, उनसे हम लोन लेंगे। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप आईएमएफ के पास जाएंगे लोन लेने, तो आईएमएफ जो है आपको लोन तो मतलब दे देगा, डेफिनेटली दे देगा, बट आईएमएफ अपने कुछ कंडीशंस पुट करता है। बिकॉज आईएमएफ चाहता है कि जो कंट्री हमसे लोन लेके जा रही है वो हमसे वो हमारा लोन पहली बात तो वापस करे, और सेकंड चीज, अगर उसको लोन वापस करना है तो उसकी इकोनॉमी बेटर होनी चाहिए। तो आईएमएफ लोन इसी शर्त पे देता है कि आप अपने इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, ठीक है। जब इंडिया ने भी 1991 के अंदर आपको अगर मालूम होगा तो आईएमएफ से लोन लिया था 1991 के अंदर, उस टाइम इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो चेंजेस जो आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी वो था एलपीजी। तो जो आप मतलब जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं लगातार, वो एक्चुअली इंडिया का खुद का कोई कंसेप्ट नहीं था, ये इंडिया के ऊपर फोर्स किया गया था बाय आईएमएफ 1991 के अंदर। सेम थिंग दैट वाज डन इन 2009 श्रीलंका के अंदर। सो श्रीलंका जाती है आईएमएफ के पास और उनको बोलती है हमें लोन चाहिए। आईएमएफ बोलता है दैट ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू अ लोन ऑफ $2.6 बिलियन, बट उसके बदले में आपको कुछ करना होगा। और बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर उनके ऊपर लोन्स वगैरह लगा दिए गए, जहां पर उनके ऊपर बोला गया कि आपको कुछ यहाँ पर कंडीशंस वगैरह पुट करने होंगे। जहां पर द फर्स्ट कंडीशन दैट वाज पुट वाज कि बजट डेफिसिट को आपको रिड्यूस करना होगा टू अराउंड 5%। अगर आप बजट डेफिसिट की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों से, जब मतलब 2008-2009 के आसपास में जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, उस टाइम उनका बजट जो डेफिसिट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए बोला गया, देखिए काफी इंक्रीज हो गया था, इसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया बाय आईएमएफ, उसको रिड्यूस करके ऑलमोस्ट 5% के आसपास में मतलब बेसिस पे लेकर आने के लिए बोला गया। बट देखिए ये ऑलमोस्ट $2 बिलियन का जो लोन लिया था श्रीलंका ने, वो लेने के बावजूद भी उनका जो ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं हुआ, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, यहां तक कि उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी लगातार खत्म होते स्टार्ट हो गए।
उसी टाइम में क्या होता है, प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब 2016 के अंदर जो उस टाइम की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, न्यू यूनाइटेड नेशनल पार्टी नाम की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में, वो फिर से एक बार आईएमएफ के पास जाती है और बोलती है हमें 1.5 बिलियन का फिर से एक बार लोन चाहिए। नाउ आईएमएफ बोलता है हम ठीक है, हम फिर से आपको हम लोन दे देंगे, बट इस बार आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट 3.5% तक मतलब डिक्रीज हो जाना चाहिए। मतलब जो आपका बजट डेफिसिट है वो 5% पे लेके आना है, और आपका फिस्कल डेफिसिट जो है आपको उसको 3.5% के आसपास में लेके जाना है। और भी बहुत सारी कंडीशंस इस बार पुट कर दी गई। आपको अपने टैक्स पॉलिसी को चेंज करना होगा, आपको अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना होगा, आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल में लाना होगा, आपको पब्लिक जो एंटरप्राइजेस वगैरह है उसका कमर्शियलाइज करना होगा, मतलब सिंपल वर्ड में प्राइवेटाइज करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट्स को आपको फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि दूसरे कंट्री आपके यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सके। आपको कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना होगा, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री एनवायरमेंट देना होगा। ओनली देन विल प्रोवाइड यू द लोन। श्रीलंका के पास कोई और दूसरा ऑप्शन था नहीं, श्रीलंका ने हर चीज को मान लिया। जब हर चीज को मान लिया तो यहां पर देखिए, जब आईएमएफ से लोन लिया गया तो एक्चुअली आईएमएफ से लोन लेना इज नॉट अ बिग थिंग। द पॉइंट इज कि उसके बाद कुछ आपको ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, और वो टफ इकोनॉमिक डिसीजन आपको एक्चुअली वापस ऑन ट्रैक ला सकते हैं। 1991 के अंदर जब इंडिया के ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलमोस्ट आ गया था, उस चीज को ऑलमोस्ट देखिए, ऑल्दो इंडिया ने आईएमएफ से लोन तो लिया था, बट अगर आप जानते होंगे तो उस टाइम इंडिया के पास एक बहुत ही स्पेशल इकोनॉमिस्ट प्रेजेंट थे। आप जानते हैं कौन थे वो? डॉक्टर मनमोहन सिंह। He was the one. डॉक्टर मनमोहन सिंह, he is the man who is actually said to be responsible, जिन्होंने उस टाइम इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया था। इंडिया अगर उस दिन फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर नहीं गया था, सो समवट वी ओ टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैन। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंपॉर्टेंस ये है, हमारे हिस्ट्री के अंदर उनको जस्ट एक प्राइम मिनिस्टर की तरह जाना जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस जो पोजीशन था दैट वाज इन 1991, जब उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया को बचा लिया था। नाउ होता ये है कि देखिए, आपके पास एक बहुत ही अच्छा पर्सन, ऐसा बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए जो कि आपकी कंट्री को बचा ले। श्रीलंका के पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था, तो आईएमएफ का लोन लेने के बावजूद भी श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो और ज्यादा खराब हो गई। देखिए, जो जीडीपी ग्रोथ उनका 5% के आसपास में मूव कर रहा था 2015 के आसपास में, 2019 आते आते वो रिड्यूस होकर 2.9% पे हो गया। इन्वेस्टमेंट वहां का श्रीलंका का जो कि 31.2% के आसपास में था, वो इंक्रीज होकर 26% के आसपास में हो गया। सेविंग्स रेट 28% से डिक्रीज होकर 24% हो गई। व्हाट डज दिस शोज? सेविंग रेट अगर डिक्रीज हो तो क्या शो करता है? सेविंग रेट के डिक्रीज होने का मतलब दो चीजें होती हैं। पहली बात तो कि पब्लिक के पास हाथों में पैसा नहीं है, इसलिए पब्लिक बैंक से पैसा निकाल रही है, और दूसरी चीज, पब्लिक को बैंक पे भरोसा नहीं है कि बैंक चल पाएगी, इसलिए पब्लिक बैंक से पैसा निकाल रही है और सेविंग नहीं कर रही है, उल्टा अपने घरों के अंदर पैसा रख रही है। तो ये दोनों चीजें शो होती हैं। नेक्स्ट चीज, यहां तक कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आते हैं? टैक्सेस से। टैक्सेस ये भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। पहले 14% के आसपास हुआ करता था, वो रिड्यूस होकर 12% के आसपास हो गया। गवर्नमेंट का जो डेट था, यानी कि उधारी थी, वो ऑलमोस्ट 78% से इंक्रीज होकर 86% के आसपास में हो गई। एंड दिस ऑल एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम अभी राइट नाउ देख रहे हैं। 2019 आते आते दो और शॉक्स होते हैं। पहला शॉक श्रीलंका के अंदर ये आता है अप्रैल 2019 के अंदर, देयर वाज अ चर्च श्रीलंका के अंदर जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ऑलमोस्ट 253 पीपल दे डाइड। देयर वाज अ चर्च इन कोलंबो, ठीक है, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट बोलते हैं उसे, कारण ऑलमोस्ट 253 पीपल दे डाइड। अब जैसे ही देखिए, जितने भी लोग इसमें से मरे थे ना, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो थे वो टूरिस्ट थे, जो कि दूसरी कंट्री से आए हुए थे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, उसके कारण टूरिज्म जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दे फेल शार्पली। उसके कारण जो हल्की फुल्की प्रोस्पेक्ट थी कि इकोनॉमिक रिकवरी को हम टूरिज्म के हेल्प से फिर से रिवाइव करेंगे, वो सब यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ उसी टाइम में 2019 के नवंबर के आसपास में एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज आता है श्रीलंका के अंदर, जहां पर श्रीलंका की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और अब जो गवर्नमेंट था, इट वाज हेडेड बाय गोटाबाया राजापाक्से, जो कि राइट नाउ अभी वहां के जो प्रेसिडेंट है। अब देखिए, जब वो अपने कैंपेनिंग कर रहे थे, गोटाबाया राजापाक्से जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें वादे वगैरह किए थे, बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज था कि मैं आपके टैक्सेस रिड्यूस कर दूंगा। मतलब फार्मर्स को बोला गया, पुअर लोगों को बोला गया कि मैं आपके टैक्सेस रिड्यूस कर दूंगा। देखिए, पीछे हमने देखा ऑल इंडिया श्रीलंका के पास जो टैक्स बेस था वो सिर्फ 14% था, वो भी रिड्यूस हो गया 12% पे ऑलरेडी आ चुका था। अब 12% से भी अगर कोई आपको बोल रहा है कि टैक्सेस रिड्यूस कर देगा, तो उससे मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। बट स्टिल एक चीज समझिए, ये आईएमएफ के बिल्कुल अगेंस्ट था, बिकॉज आईएमएफ ने बोला था डेफिसिट को रिड्यूस करना है। डेफिसिट को आप कभी भी टैक्स रिड्यूस करके रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट? इसके बावजूद हम जानते थे, देखिए बाकी सब कंट्री समझ रहे थे कि ये प्रोमिसेस बहुत ही हॉलो है, लेकिन ऑब्वियसली ही केम टू पावर, और जैसे ही वो पावर में आते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना टैक्सेस को रिड्यूस कर ही दिया जाए। एंड ही एक्चुअली फॉलोड दिस पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया इस चीज को, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं, उसको 15% से रिड्यूस करके ऑलमोस्ट हाफ ले लिया गया, 8% के आसपास में लिया गया। एंड दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। जैसे ये चीज होता है, वैसे ही श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है, बिकॉज उनके पास द लास्ट जो पैसा जो कि टैक्सेस से आता था, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। वैट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एनुअल थ्रेशोल्ड था, उसको 12 मिलियन से इंक्रीज करके 300 मिलियन कर दिया गया। मतलब ऑल दोस पीपल हु आर, जो पहले 12 मिलियन कमाते थे, उनको पहले कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे। अब बोला गया कि 12 मिलियन वालों को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 300 मिलियन कमाते हो तो आप पैसे पे करो। द पॉइंट इज कि देयर वर वेरी वेरी फ्यू पीपल जो कि 300 मिलियन कमाते थे, एंड दे ऑल्सो, उनमें से भी मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जो कि टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम एक्चुअली इंक्रीज्ड।
और ये बहुत सारे टैक्सेस थे। देखिए फिर से जो इनकम थ्रेशोल्ड था उसको इंक्रीज कर दिया गया, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको छोड़िए, समझिए। जो नेशन बिल्डिंग टैक्स हुआ करता था उस टाइम श्रीलंका के अंदर, पे टैक्स हुआ करता था, इकोनॉमिक सर्विस चार्जेस हुआ करते थे, हर चीज को यहाँ पर अपने वादों के चक्कर में, मतलब उन्होंने जो इलेक्शन की जो कैंपेनिंग की थी उस टाइम के चक्कर में उन्होंने सब कुछ अबॉलिश कर दिया। माना जाता है कि पिछले मतलब 2 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 33% ऐसे लोग जो कि श्रीलंका के अंदर पहले टैक्सेस पे किया करते थे, उन लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट 2% ऑफ द जीडीपी ऑलरेडी यहाँ पर रिड्यूस हो गई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2% जीडीपी? ध्यान से समझिए, श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट 4% जीडीपी तो मूव ही कर रही है, मतलब दिस वाज द काइंड ऑफ जीडीपी। ये भी 2% रिड्यूस होगा तो अब कितना बचा? दैट इज 1 to 2% के आसपास में जीडीपी बच गया, और बस दैट्स ऑल। इसी जीडीपी पे बेसिकली श्रीलंका अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रही थी, और कर ही रही थी कि 2020 में कोविड आ गया, एंड कोविड जैसे आता है तो जो बचे हुए एक्सपोर्ट जो थे टी, रबर, स्पाइसेस और गारमेंट्स का, वो पूरी तरीके से बंद हो गए। टूरिज्म यहां पर पूरी तरीके से बंद हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया, पब्लिक डेट इंक्रीज हो गया, एंड द पॉइंट इज श्रीलंका ऑलमोस्ट डूम्ड हियर। आई होप आप समझ रहे हैं, श्रीलंका का जो क्राइसिस था दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल थिंग। श्रीलंका का क्राइसिस जो था दैट वाज एक्चुअली मैन मेड, दैट वाज बिकॉज ऑफ सम बैड डिसीजंस, सब वेरी वेरी बैड डिसीजंस, और वो डिसीजंस इकोनॉमिस्ट ने नहीं लिए थे, दे वर एक्चुअली टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो भी उनके कैंडिडेट्स वगैरह थे उनके द्वारा लिए गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट श्रीलंका इज सफरिंग राइट नाउ। श्रीलंका ने उसके बाद एक डिसीजन और लिया यहाँ पे। श्रीलंका ने एक सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं द फाइनल नेल इन कॉफिन, वो ये था कि देखिए श्रीलंका यहाँ पर फर्टिलाइजर की सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया करता था फार्मर्स वगैरह को, ऑलमोस्ट $260 मिलियन हर साल वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करता था। जो फर्टिलाइजर थी वो हमेशा इंपोर्ट होता है श्रीलंका के अंदर, वो बनता नहीं है अंदर। द पॉइंट इज कि जैसे ही उन्होंने ये सब देना स्टार्ट किया, $260 मिलियन देना स्टार्ट किया, उसके कारण उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा था। तो वहां पर गोटाबाया जो गवर्नमेंट थी, गोटाबाया राजापाक्से की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बहुत ही बिजार सॉल्यूशन लिया। दे डिसाइडेड कि क्यों ना इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर सब्सिडी को हम खत्म ही कर दें, राइट। एंड दे डिसाइडेड कि मतलब मई 2021 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब से श्रीलंका फर्टिलाइजर को इंपोर्ट नहीं करेगा, और श्रीलंका ओवरनाइट यानी कि रातों रात 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बन जाएगा। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी वेरी केयरफुली। ऑर्गेनिक फार्मिंग बनने के लिए आपको कम से कम 20 साल से प्लानिंग करनी पड़ती है। राइट नाउ हमारा सिक्किम जो है दैट इज द ओनली हमारा स्टेट जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट है, और इस सिक्किम ने इस चीज को ऑलमोस्ट 10 से 15 साल पहले से मतलब स्टार्ट किया हुआ है, अब जाके सिक्किम इस चीज को बन पाया। श्रीलंका ने बोला कि हम ओवरराइड कर लेंगे, मतलब कि हम आज हम फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, कल से हम बंद करना मतलब यूज करना बंद कर देंगे, और परसों से हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब करना स्टार्ट कर देंगे। इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट में बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बहुत सारा यूनानिमस वार्निंग्स वगैरह दी थी गोटाबाया गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा हुआ तो पैडी प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 25% का मतलब रिडक्शन हो जाएगा, टी में 30% का और कोकोनट में 30% का रिडक्शन हो जाएगा। बट गोटाबाया राजापाक्से उन्होंने इस चीज को सुना नहीं, उन्होंने बोला पैसे हम बचाते हैं, और उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। साइंटिस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से सही हुए, और IMF का यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है फरवरी 2022 के अंदर रिसेंटली, बोलते हैं कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रीलंका को, उससे भी ज्यादा खराब इंपैक्ट ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर बैन, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम यहाँ पर बंद हो गई। अब देखिए उसके बाद किया ये गया कि फाइनली फिर से यहां पर नवंबर 2021 देखिए मई 2021 के अंदर डिसीजन लिया गया था, नवंबर 2021 के अंदर इसी को विड्रॉ किया गया, फिर से कंट्री के अंदर फर्टिलाइजर वगैरह को फिर से स्टार्ट किया गया। लेकिन उस चीज के कारण जितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मतलब फर्टिलाइजर को बैन करने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरी तरीके से डाउन हो चुका था, इंपोर्ट्स ऑफ द फूड और ज्यादा इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज हुआ तो जो बचा खुचा जो पैसा था वो भी हाथ से निकल गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 17% के आसपास में पहुंच गई है। अगर आप इंडिया को सोचेंगे, इंडिया का इन्फ्लेशन रेंज 4% ±2% है, इंडिया का 6% का इन्फ्लेशन मतलब हाईएस्ट लिमिट है, और 6.01% अभी रिसेंटली हो गया था। तो आरबीआई ने यहाँ पे पूरा हर चीज को मतलब चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज हमें वापस इसको 6.0% को रिड्यूस करके 6% के आसपास में लेके आना था। बट यहाँ पे श्रीलंका का अगर आप देखेंगे तो 17.5%, दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इनकी टी की प्रोडक्शन, रबर की प्रोडक्शन, हर चीज डिक्लाइन हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी के कारण जो चीजें सोच रहे थे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम उन्होंने उल्टा और ज्यादा बढ़ा दी, प्रॉब्लम और ज्यादा स्ट्रेन होनी स्टार्ट हो गई। तो फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि श्रीलंका का जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल थिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग वाज हिस्टोरिकल इंबैलेंसेस जो पहले हो रखे थे, IMF के लोन की कंडीशनलिटीज, थर्ड वाज मिसगाइडेड पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जो कि पूरी तरीके से गलत थे, स्यूडो साइंस, गलत साइंस को यूज करना, फर्टिलाइजर को हटा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिना कुछ सोचे समझे मतलब रिड्यूस कर देना, इन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम जो थी काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज हो गई। एंड द पॉइंट इज कि फ्यूचर भी कोई अच्छा नहीं है श्रीलंका का, फ्यूचर भी जो है काफी प्रॉब्लमेटिक है, जहां पर माना जा रहा है कि श्रीलंका हो सकता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट थर्ड टाइम अब फिर से IMF के पास जाएगी और फिर से एक न्यू लोन के बारे में मांग करेगी, जबकि उन्होंने पिछले 2 लोन अभी तक चुकाए नहीं है। अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका फिर IMF के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, IMF को यहाँ पर कुछ फर्दर कंडीशंस लगानी पड़ेगी इनके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, जिसके कारण हो सकता है कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से मतलब बंद हो जाए। और श्रीलंका अगर ऐसा होता है तो श्रीलंकन पीपल जो है दे आर द वन एक्चुअली हु आर फेसिंग द मोस्ट ऑफ द सफरिंग्स। तो वी लेट्स होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेट्स होप कि श्रीलंका जल्दी से बैक ऑन ट्रैक आ जाए, एंड इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट
कि श्रीलंका की यहाँ पर हेल्प कर रहा है और डिफरेंट प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये थे हमारे आज के दोनों डिस्कशंस। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल एंड विल ट्राई टू कीप दैट थिंग इनसाइड आवर डिस्कशंस आल्सो, राइट? सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।